डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज केमिकल काइनेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है अपन जानते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, जो क्वेश्चन 1 है हमारा वो है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म विच प्रेजेंट इन रेट लॉ। कॉल्ड ऑर्डर। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने कोई रिएक्शन की, A+B से बन गया प्रोडक्ट P, ठीक है। और अब हमने ये देखा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट किस तरह चेंज हो रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं करके हमने क्या लिखा, रेट लॉ लिखा। उसमें अपन रेट इक्वल टू K A की पावर X और B की पावर Y लिखते हैं। मतलब एक ही कंसंट्रेशन को चेंज कर देने से रेट किस तरह चेंज हो रहा है उसका एनालिसिस करके हमें एक्स मिल गया। बी की कंसंट्रेशन चेंज कर देने से रेट कैसे चेंज हो रहा है उसका एनालिसिस करके हमें वाई मिल गया। पावर्स को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गई ऑर्डर एन। तो एन क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से ओवरऑल ऑर्डर। यू कैन से ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का। सेकंड भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये। थर्ड देखो, फॉर ए रिएक्शन R2P हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्लियर है? तो देखो जो क्वेश्चन थर्ड है उसका आंसर किस तरह करेंगे अपन। क्वेश्चन थर्ड क्या है? फॉर ए रिएक्शन R2P हाफ लाइफ, हमको जो गिवन है वो बता देता हूं। हाफ लाइफ T हाफ इंडिपेंडेंट, T half is independent of the initial concentration of reactant A0। T half की वैल्यू A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में ऐसा होता है? तो बहुत ही सिंपल है इसका। देखो T हाफ इंडिपेंडेंट है A0 पर, तो ऑर्डर फाइंड करना है। क्लियर है? नहीं, अपन को पता है जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ क्या आता है, जीरो ऑर्डर वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर, ये दो ही है अपने सिलेबस में। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों का टी ऑफ बता देता हूं मैं। जीरो ऑर्डर का टी ऑफ क्या होता है? A0/2K ये होता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी ऑफ क्या निकालते हैं अपन? 0.693/K। बताओ इसका टी ऑफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसमें इंडिपेंडेंट है, मतलब A0 नहीं आ रहा। भाई इस कहीं भी इस फॉर्मूले में A0 दिखाई पड़ रहा नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर। और अगर ऐसे पूछता टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो क्या हो जाता आंसर? जीरो ऑर्डर। नोट कर लो। Next, what is the effect of adding a catalyst on activation energy and Gibbs free energy of a reaction? जब हम एक कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, एडिंग ए कैटलिस्ट, एडिंग ए कैटलिस्ट, हम एक कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, एडिंग ए कैटलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं ऐसा करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी,
रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है। जैसे ग्राफ से देखो, मैं बना देता हूँ यहाँ पर ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और यहाँ ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या ले लेते हैं? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है, ये गैप क्रॉस करके प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, और यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और ई रिएक्टेंट, ये टोटल क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब अपन ने देख लिया था। अब ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब भी कैटलिस्ट डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये देखें, कैटलिस्ट आ जाएगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है ना। यानी हमें क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ई ए डैश की वैल्यू ई ए से कम हो जाएगी, ठीक है ना। कैटलिस्ट प्रेजेंट, यहाँ लिखेंगे अपन कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ कैटलिस्ट एब्सेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है, क्लियर। बट अगर अपन सेकंड चीज ये पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है, ध्यान देना, वो होता है प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है या एनर्जी है, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी है एंथैल्पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये। एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कर देने से ये दोनों पॉइंट यहाँ से नहीं चेंज होने वाले, इसलिए गैप तो उतना ही रहेगा, क्लियर है। तो ये नॉट अफेक्ट, हम लिखेंगे ये नॉट अफेक्ट। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब अपन सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its T half value. बहुत सिंपल है, नोट कर लो। देखो हमको बोल रहा है ये कि फर्स्ट ऑर्डर का डिकम्पोजिशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। माइंड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो याद आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 40 मिनट लग रहे हैं 30% डिकम्पोजिशन होने में रिएक्टेंट को। तो बताना यह है कि टी हाफ क्या होगा। देखो भाई जो हमें डाटा दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में, वो मैं आपको लिख देता हूं। गिवन वैल्यूज हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहली चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमारा पाथ क्लियर हो। सेकंड जो है हमें दे रखा है टाइम 40 मिनट, 40 मिनट टाइम दे रखा है, ठीक है। और थर्ड हमें दे रखा है 30% डिकम्पोजिशन हो रहा, 30% डिकम्पोजिशन जो था, अगर इनिशियल 100 मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट के, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो अब फाइनल टी टाइम पर कितने बचेंगे, 40 मिनट बाद कितने बचेंगे 70। 30% डिकम्पोजिशन तो हो गया ना, तो बचे कितने 70 बचे रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के कितने बन गए 30 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, टी हाफ की वैल्यू बतानी है फर्स्ट ऑर्डर की। बहुत इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, यही होता है ना, क्लियर है। नहीं अपन को करना कुछ भी नहीं है, यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हमें टी हाफ की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। नहीं ये डायरेक्ट भी हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हम के की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। देखो फॉर के, अब हमें के फाइंड करना है। मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं वी रिक्वायर्ड के, क्योंकि हमें के नहीं दिया होगा, वी रिक्वायर्ड के, हमें के नहीं दिया हुआ। तो फॉर के वी राइट फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड लो, वी राइट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख देता हूं। क्या है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स।
यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए कैसे मिलेगा, 2.303 अपॉन टाइम कितना है 40 और लॉग ए कितना है 100 अपॉन ए माइनस एक्स कितना है 70। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 और ये बचेगा लॉग 10 माइनस लॉग 7 अपॉन 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7 ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको लॉग 10 अपॉन 7 रह गए, तो लॉग 7 माइनस लॉग 10 माइनस लॉग 7 इस तरह हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 2.303 अपॉन 40 लॉग 10 क्या होता है 1 माइनस लॉग 7 क्या होता है, देखो लॉग 7 की वैल्यू याद रखना 0.8450 ये वैल्यू 0.8450 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 0.8450। ठीक है, ये के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब 1 में से अपन को क्या घटाना है 0.8450, ये बचेगा हमारे पास 0.1550, तो 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.1550 ये बचे। ठीक है, अब देखो वी रिक्वायर्ड के, अब हमें के चाहिए, के की वैल्यू यहां से निकल, ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है 0.1550 ऊपर है 0.1550। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, यहां पर अपन इसको पुट कर देंगे वैल्यू, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे टी हाफ इक्वल टू, देखो 0.693 है, 0.693 अपॉन के इंटू 2.303 इंटू एक मिनट, के की वैल्यू रख रहे हैं है ना, तो नीचे रखेंगे, सॉरी के की वैल्यू रखेंगे 2.303 इंटू 0.1550 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा इंटू 40 ऊपर आ जाएगा। अब देखो 0.693 को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 लिख सकते हैं ना, 0.3010 इंटू 2.303 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है इंटू 40 अपॉन 2.303 इंटू 0.1550, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0.15 और ये 0.30, ये लगभग क्या है डबल 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 80, यानी आंसर क्या आएगा 80 मिनट। टी ऑफ क्या होगा हमारा 80 मिनट, यानी 40, यानी रिएक्शन को 30% पूरा होने में लग रहे हैं 40 मिनट, 50% पूरा होने में लगेंगे 80 मिनट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लो, तो ये होगा हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन what is meant by the rate constant K of a reaction if the concentration be expressed in mole per liter units and time in second, what would be the units for K for a zero order reaction and for a first order reaction। देखो बहुत सिंपल है, हमसे बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय द रेट कांस्टेंट के ऑफ ए रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, व्हेन वी टेक ऑल कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ रिएक्टेंट इज 1 इन रेट लॉ। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बचता है उसे अपन रेट कांस्टेंट बोल देते। ठीक है, तो अपन अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो रेट कांस्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। बहुत सिंपल है, फ्रॉम रेट लॉ
अगर हम रेट लॉ को देखें, फ्रॉम रेट लॉ, अगर रेट लॉ को देखें तो क्या होता है, जैसे मान लो ए से बन रहा है पी प्रोडक्ट, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे अपन, बी प्लस ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे अपन, हम रेट लॉ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना, इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब अगर अपन ए की कंसंट्रेशन को और बी की कंसंट्रेशन को एक मान लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया रेट कांस्टेंट के। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन वी टेक ऑल कंसंट्रेशन यूनिट्स इज 1 इन रेट लॉ, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। क्लियर है। इसकी यूनिट की बात करें, इफ द कंसंट्रेशन बी एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, यूनिट्स एंड टाइम इन सेकंड, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ फॉर के, फॉर जीरो, नॉर्मल जो यूनिट होती है के की, यूनिट ऑफ के मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ के, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो किसी भी ऑर्डर पर लग जाए, जनरल फॉर्मूला nth ऑर्डर के लिए क्या बताया था मैंने, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब इस फॉर्मूले को आप किस किस पर लगा के देख लो, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पर, और ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर पर, तो जीरो ऑर्डर पर क्या लगेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेवंथ है ए रिएक्शन, देखो 6 नोट कर लिया, अब आ जाते हैं सेवंथ पे। सेवंथ है देखो, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। वैसे देखिए सिलेबस में नहीं है सेकंड ऑर्डर वाला, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड ऑर्डर के लिए जनरल बता देता हूँ टर्म। ये कह रहा है रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द सेकेंड, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को ये डबल कर रहा है, और सेकंड ऑर्डर है, मतलब इस तरीके की रिएक्शन मुझे आगे सिंपल है, ए से पी ये रिएक्शन होगी, रेट लॉ कैसे है इसका, सेकंड ऑर्डर का रेट लॉ है, मतलब इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर का रेट लॉ हो गया। क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, 2a, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या कर रहा है, डबल कर रहा है 2a, तो रेट कितना हो रहा है, रेट हमारे पास कितना हो रहा है, जैसे मान लो इनिशियल रेट स्मॉल r है जब कंसंट्रेशन ए थी, तो अभी रेट कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल करने से 4r हो रहा है, कितना हो रहा है, 4r हो रहा है, ठीक है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डबल, भाई सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब डबल करेंगे तो रेट 4r होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको करेंगे अपन हाफ पहले से, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रेट 4 टाइम्स हो गया, और हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट 1 टाइम होगा, बढ़ेगा रेट। देखो भाई यहां पर अपन अगर 2a लेंगे, ठीक है, 1/2a, और इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए रह जाएगा, मतलब रेट कितना रह जाएगा, पहले के कंपैरिजन में जो पहले जो रेट आ रहा था उसका हाफ आ जाएगा, हाफ। ये हो गया इसका आंसर। कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन हाफ करेंगे, क्लियर, कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, 1 टाइम रह जाएगा, कितना रह जाएगा रेट, 1 टाइम, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th, ए रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, ये हो गया है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी। 9th, ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज रिएक्टेंट ए एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड। अरे एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में, ए प्लस बी, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, मतलब रेट लॉ क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहा हूं, रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट लॉ हमारे पास बन जाएगा, रेट लॉ इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में कितनी है, देखो फर्स्ट ऑर्डर,
तो 1 लिखेंगे, और बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, आंसर लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, आंसर 9। ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट, इसका रेट लॉ लिखते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में कितनी है हमारी सेकंड ऑर्डर। अब ये कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड, हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड। तो रेट की स्टडी करनी है, कब करनी है, पहला केस, पहला केस क्या है इसका, द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो कितनी हो जाती है 3b, बी डैश। अब नई कंसंट्रेशन क्या है, पहले की 3b, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन को 3b करेंगे तो रेट कितना बढ़ेगा, फर्स्ट चीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल। यहां पर तो b अलोन है, मतलब समझ गए ना कि ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हो गया देखो, अगर सपोज करो बी की कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, ट्रिपल, कितना करेंगे, ट्रिपल करेंगे, ठीक है। तो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, बट ट्रिपल कर दिया यहां पर, ठीक है, ट्रिपल, तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या होगा, 9 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहां पर देखो इक्वेशन भी बना सकते हैं भाई, इनिशियल रेट तो क्या है, के ए की पावर 1 बी की पावर 2, इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है ना। अब आफ्टर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 3 टाइम्स, जब कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा दिया गया तो रेट क्या हो गया हमारे पास, वो हमें निकालना है, आर डैश, क्लियर है ना। और ए की कंसंट्रेशन हमने वही रखनी है कांस्टेंट, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले से 3b होगी, क्लियर है। अब क्या करना है अपन को, 1/2 कर दो, 2/1 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 3b अपॉन बी का होल स्क्वायर, बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी आर डैश क्या हो जाएगा 9 इंटू आर, मतलब रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स। अरे वैसे ही पता लग रहा है, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर अपन 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये तो कांस्टेंट है, तो रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। 2 इक्वेशन बना के भी करके दिखा दिया मैंने, नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बाद क्या है कि दोनों की ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ए की और बी दोनों को की कंसंट्रेशन को डबल, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट कितना होगा, डबल होगा, ये पावर 1 है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, क्लियर है ना। तो इसकी वजह से कितना हुआ रेट, 4 टाइम्स, दिमाग लगाना, इसकी वजह से रेट कितना हुआ बोलो, 4 टाइम्स हुआ, और इसकी वजह से रेट कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तो ओवरऑल रेट 8 टाइम्स हो जाए, जैसे थर्ड ऑर्डर में होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी हमने 2a ए डैश, और बी की कंसंट्रेशन भी 2b कर दी। नाउ रेट क्या होगा, नाउ रेट हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स, नाउ रेट बिकम्स 8 टाइम्स ज्यादा होगा, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट T1, T1 मतलब T50 है, हाफ ऑफ रिएक्शन मतलब T50 दे दिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और वो कितना होता है, T50 हमें दे रखा है, T1 मतलब T50 की वैल्यू T1 दे रखी, समझ गया ना। एंड 3/4 ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज T2, और T3/4 जो है मतलब T70%, 75%, ये T2 दे रखा है, क्लियर है। तो हाउ आर T1 एंड T2 रिलेटेड, T1 और T2 किस तरह से कोरिलेट करें, बहुत सिंपल है। देखो T1 तो हम जानते ही हैं 0.693 अपॉन K होता है,
इक्वेशन 1। अब T2 और निकाल लेते हैं। T2 क्या होगा भाई, A की वैल्यू अपन लेंगे 100, X की वैल्यू क्या लेंगे 75% कंप्लीट हो गई तो 75 लेंगे, और A माइनस एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, बच गया रिएक्टेंट 25। T2 की वैल्यू निकाल लो 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस A माइनस एक्स यानी 25 यानी 4 हो जाएगा। तो ये बचेगा T2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 4। क्या बचेगा लॉग 4, और लॉग 4 क्या होता है 2 लॉग 2, 2.303 अपॉन K, इसको अपन लिख देंगे 2 इंटू 0.3010, 2 लॉग 2 लिखेंगे, लॉग 2.30 10 होता है, तो ये बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कोरिलेट करने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, चाहे 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू, देखो ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो जाना है। ठीक है, 2.30 मैं लिख देता हूँ वापस से, 303 अपॉन K इंटू 2 इंटू 0.3010, इसको उल्टा करके लिख दो K अपॉन 2.303, कैसे K और ये कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा हमारे पास 0.3010 इंटू 2 यानी 0.6020, तो T2 इक्वल टू होगा 0.6020 ऑफ T1, ये रिलेशन। क्लियर है, T2 हमने इस तरह से यहां से निकाल लिया 75% के लिए। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन को अपन डिस्टिंग्विश करना है, तो अपन ये कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रेट एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करते हैं, रेट एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, रेट लॉ। रेट लॉ को क्या बोलते हैं अपन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज करो A प्लस वाई बी, या A प्लस बी ले लेते हैं सिंपल, और इससे प्रोडक्ट बन जाए। इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, K A की पावर, जो एक्सपेरिमेंटल लिखा जाता है उसे रेट लॉ बोलते हैं, X और Y, ये रेट हो गया। ठीक है, और रेट कांस्टेंट K क्या हो गया इसका, रेट अपॉन A की पावर X और B की पावर Y, ये रेट कांस्टेंट हो गया। इस तरह लिखना है। यूनिट के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसकी रेट की मोल पर लीटर की पावर, सब कुछ सॉल्व करने के बाद 1 माइनस एंड सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 12th। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर देना, इसके बाद लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स और लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इनके लिए ऑर्डर बतानी है। ठीक है, आराम से हो जाएगी। 13 देखो, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस बताए थे आपको 5-6, आपको 2 लिखने हैं। जैसे ऑर्डर जो होता है वो कैसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो कि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर जो होती है वो फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर कुछ भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। नेक्स्ट है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद ए रेट कांस्टेंट ऑफ दिस at a certain temperature. Calculate how long will be take for 3/4 of initial quantity of formic acid to decompose. log 0.25 की वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव में 0.6021।
देखो इजी है, इसमें अपने निकालना क्या है ये समझना है। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, टाइम निकालना। क्या निकालना अपन को इसमें? टाइम निकालना। देखो बहुत सिंपल है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो देखो जो गिवन वैल्यू है पहले मैं लिख देता हूं आंसर नंबर 15। गिवन वैल्यू हमारे पास द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है CO2 और हाइड्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिख देता हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब ये क्या कह रहा है? विद द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस, हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है इसका, कितना? 2.4 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर क्या है? फिक्स। सर्टेन का मतलब फिक्स। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड टू डिकम्पोज। मतलब इस रिएक्शन में इसका 3/4 डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें एक्चुअली में जो टाइम निकालना है वो इस रिएक्शन का T3/4 निकालना है, यानी T75%। ये निकाल, जब ये रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब फॉर्मिक एसिड अपना इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना डिकम्पोज हो जाएगा? 3/4 डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस केस में अपन को क्या निकालना है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। और अपन को log 0.25 इसकी वैल्यू दे रखी है -0.6021। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर्मिक एसिड में ए की वैल्यू क्या है? 100 मान लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल। तो जब 75% डिकम्पोज हो गया तो x कितना बचा? x 75 बनेगा, और a - x हमारा कितना रह गया? 25। a - x कितना हो गया हमारे पास? 25। क्लियर है? क्लियर है नहीं? ठीक है, अच्छा। तो अब अपन को देखो निकालना क्या है? के बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। भाई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के इक्वल टू, हमको टाइम निकालना है, टाइम 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के हमको दे रखा है, log 100 ए की वैल्यू अपॉन a - x की वैल्यू होगी 25। भाई इस 100 को हटा के 0.25 लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा ही इसको 4 कर दो, log 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 4 की वैल्यू 0.6021 होती है प्लस में, इसने log 0.25 की दे रखी है, तो इससे अच्छा है कि हम इसको क्रॉस करके लिख लेंगे। ठीक है, तो T3/4 इक्वल टू 2.303। T3/4 हमें कैलकुलेट करना है, इक्वेशन सामने 2.303, के की वैल्यू रखेंगे 2.4 × 10⁻³ लॉग लेंगे 100/25। क्लियर है? तो T3/4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2.303 अपॉन 2.4 × 10⁻³ log 4। log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.6020, तो रख देंगे 2.303 × 0.6020 अपॉन 2.4 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिनट में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो किस तरह सॉल्व करा इसको, देखो आगे देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो 2.4 है ये, इसको लिख सकते हैं अपन 2.303 × 10⁻³ क्लियर है, इंटू 0.6020 अपॉन 2.4। ये अप्रॉक्सीमेट सेम है, इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 0.6020 इंटू 10⁻³ मिनट। ओके, या इसको अपन लिख सकते हैं 6020 इंटू 10⁻⁴ -4 इंटू 10⁻³ मिनट। इसको लिख सकते हैं अपन कैंसिल आउट करके 602 मिनट, 602 मिनट, ये आंसर हो गया इसका, नोट कर लो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फॉर ए रिएक्शन A + B to P, आंसर 17, A + B से बन रहा है प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन को ले रखा है, रेट लो दिया हुआ है इस रिएक्शन का R = K A⁻⁴
एंड बी की पावर 2, ये रेट लॉ दे रखा है, दैट मीन्स 2/2। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 2/2, 2.5 ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर तो अपन ऑर्डर आंसर लिख लो, आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ऑर्डर पूछ रहा है तो 2.5, 2.5 ऑर्डर क्या होगा 2.5। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट दिस, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 5.5। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है हमको, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, देखो ये एक ए पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का और बी पार्ट अलग है बिल्कुल। रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। भाई इसमें तो अपन को ऑर्डर पूछ रहा है तो अपन ने रेट लॉ को देख के बता दिया, पावर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें कह रहा है के इक्वल टू 5.5 दिया हुआ है अपन को इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स तभी आ सकती है, ठीक है। अब अपन को निकालना है इसका हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पता ही है अपन को, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो आपको कुछ नहीं करना, 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, तो मतलब सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो 0. इसको लिख लेंगे 693 अपॉन 55 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10⁻⁻3 ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस कर दो तो ये बचेगा अपने पास -12। 693 इंटू 10⁻12 ऊपर चला जाएगा 55 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा सेकेंडों। तो देखो हम एक बार चला जाएगा, कितने बचेंगे 13, 133 पॉइंट 133 हो जाएगा। 133 का मतलब हो गया 2 बार जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 23, 0 लगा देंगे, अब जाएगा 4 बार, तो 12.4 सेकेंड आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका हाफ लाइफ 12.4 सेकेंड, नोट कर लो। चलो अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फॉर ए केमिकल रिएक्शन R2P, एक रिएक्शन दी हुई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम T प्लॉट इज गिवन एज, वेरिएशन इन कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम T। ग्राफ अगर अपन देखें R वर्सेस T का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो वेरिएशन इसमें आ रहा है और प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेरिएशन देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिरेगी या बढ़ेगी, बताओ, प्रोडक्ट की बढ़ती है रिएक्टेंट की घटती है, तो इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो अब अपन को ये फाइंड करना है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज स्लोप ऑफ कर्व। तो हमको बताना है ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर और उसका स्लोप। हमने 2 ऑर्डर पढ़े हैं, 0 और फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है फर्स्ट ऑर्डर में, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है नहीं हो रही, कंटिन्यूसली टाइम के साथ, क्लियर है, घटती जा रही है। तो इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, 0 ऑर्डर में सीधा कांस्टेंट आती है जो लाइन आती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और सेकंड इसमें दे रखा है स्लोप ऑफ द कर्व, व्हाट इज द स्लोप। इसमें गड़बड़ है, इसमें प्लॉट नहीं दिया हुआ, वैसे इस तरीके का प्लॉट अगर देता तो स्लोप अपन बता देते कि ये स्लोप होगी। इसमें आप इस तरीके का प्लॉट एक बार बना लेना, ठीक है, और ये इसकी स्लोप हो जाएगी थीटा। तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, इस क्वेश्चन में आप ये बना लेना, ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट और स्लोप क्या हो जाएगी हमारी थीटा। स्लोप वो वाला एंगल होता है जो एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस जो होती है उसके साथ पॉजिटिव एंगल लेते हैं अपन, वो होता है। ये वाला एंगल नहीं लेते अपन इसमें,
ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ध्यान से सुन लो, ये वाला एंगल लेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव लाइन की तरफ है, नोट कर लो। अब अपन लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन। फर्स्ट ऑर्डर की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है हमको, ठीक है, उसके डेटाज हमको दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है। बहुत ईजी है ये भी, देखो करके देखते हैं। जो पहले गिवन वैल्यूज है उनको अपन राइट डाउन कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है C2H3Cl, ठीक है। ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है C2H4 + HCl में, ठीक है। बैलेंसिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, बस रिएक्शन दे रखी है। अब ये कह रहा है एक टेबल बना करके कि भाई इस तरफ तो टाइम है सेकंड में, सेकंडों में टाइम दे रखा है इस तरफ तो, और इस तरफ दे रखा है टोटल प्रेशर। क्या दे रखा है? टोटल प्रेशर ATM में, गैस का प्रेशर दे रखा है, ठीक है। देख ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तीनों यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। गैस का प्रेशर दे रखा है, और गैस का जो प्रेशर होता है वो एक चीज आप ध्यान रखना, PV = nRT इक्वेशन से गैस का प्रेशर जो होता है वो उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। भाई PV = nRT पढ़िए ये, तो P = N/VRT ये हो जाएगी। N/V क्या होता है? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बोलेंगे इसको CRT। ये दोनों कांस्टेंट है तो P = C, मतलब कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर अपन ले सकते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ले रखा है, कंसंट्रेशन नहीं ले रखी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रखा है, टाइम 0 मतलब इनिशियल 0 सेकंड पर टोटल प्रेशर जो है वो है 0.30। टोटल प्रेशर कितना? 0.30। तो एक तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन की तरह हो जाएगा हमारे पास। किसकी तरह हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। बट यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर लिखेंगे। मतलब ये क्या है? A0, समझ गए? या स्मॉल a, समझ में आया नहीं समझ में आया? इनिशियल प्रेशर स्मॉल a, ठीक है। उसके बाद 300 सेकंड जब गुजर गई तो टोटल प्रेशर हो गया 0.50। देखो क्यों बढ़ा प्रेशर, मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ। देखो जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट की तरफ एक ही मॉलिक्यूल है, समझो इस चीज को, प्रेशर कम है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अगर बन रहे हैं तो 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से 200 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, इसलिए प्रेशर बढ़ेगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर इसलिए आ रहा है। लॉजिक समझो, ठीक है। तो इसको अपन फाइनल मान लेंगे, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? A-x की तरह, ठीक है। और इसको अपन फिर इस डेटा से सॉल्व करेंगे। क्लियर है नहीं है? तो कैलकुलेट करना है अपन को रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के अपन को यहाँ पे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? बोलो फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए log 2, log 3, log 4 की वैल्यू हमको दे रखी है। हिंट में log 2, log 3, log 4 अपन यूज कर लेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन को k = 0.2303/T log A/A-x। अब कहानी ये उठती है T कितना ले? भाई सीधी सी बात, T 300 लेंगे। जो फाइनल टाइम है वो 300 सेकंड है, इनिशियल 0, तो इसके बीच का कितना? 300 ही तो हुआ। तो T हम 300 लेंगे, ठीक है। सारा डेटा रख देंगे 2.303/300 log A की वैल्यू क्या है? देखो A की वैल्यू हमारे पास है 0.30 इनिशियल, और A-x क्या है? फाइनल प्रेशर। वो बढ़ के कितना हो गया? 0.50, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बच जाएगा 2.303/300 log, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास 3/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो इसको अपन फिर कैसे लिखेंगे आगे, सॉल्व कैसे करेंगे? 2.303 के की वैल्यू निकाल रहे हैं /300 log 3 - log 5 करेंगे इसको। log 3 की वैल्यू देखो दे रखी है log 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 0.4771 माइनस log 5 की जो वैल्यू दे रखी है
5 की दे रखी, लॉट 4 की दे रखी है, तो काम नहीं आएगी, लॉट 5 की काम आएगी। वो होती है, बताता हूँ, 0.66699। क्लियर है? तो इस तरह से के की वैल्यू यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, आंसर नंबर 20। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 20, अगर इसकी अपन बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज ए रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.0051 मिनट इनवर्स। ठीक है, इफ वी बिगिन विद 0.10 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब 0.10 मोलार कंसंट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी कितनी, 0.10 मोल पर लीटर, ये इनिशियल दे दी। ठीक है, मोलार। What concentration of reactant will remain in solution after 3 hours, मतलब A माइनस एक्स, फाइनल कंसंट्रेशन हमें बतानी है भाई, ये तो A नॉट होगी ना, ठीक है ना, और A हमें बतानी है फाइनल कंसंट्रेशन, ये A माइनस एक्स बतानी है। ठीक है, रिएक्टेंट विल रिमेन इन सॉल्यूशन आफ्टर 3 आवर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटे के बाद। 3 आवर्स का मतलब यहाँ पर हो गया, मिनट में चेंज कर लिया, तो इसको आवर्स में करो या इसको मिनट में कर लेते हैं। 3 × 60, दैट मीन्स 180 मिनट के बाद क्या कंसंट्रेशन बचेगी। तो जाहिर सी बात है आंसर जो आएगा वो इससे कम ही आना है। स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन बच रही है वो बहुत ज़्यादा है, 0.10। 3 घंटे के बाद कितनी रह जाती है वो अपन को निकालना है, मतलब ए निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, भाई सीधी सी बात है, T = 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये होती है इक्वेशन। इसको पहले मतलब ए कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो T = 2.303, देखिए इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, अपॉन के लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, लॉग ए को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस टी, ऐसे करो। ठीक है, ये भी लॉग ए नोट माइनस लॉग ए ब्रैकेट में, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा 2.303 KT अपॉन 2.30, KT अपॉन 2.303, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, ए निकालना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं के टी लॉग ए नोट को इधर भेज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे करो, लॉग ए नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 अपॉन लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो इसको। भाई माइनस लॉग ए को उधर भेज दिया, प्लस लॉग ए हो गया, इसको इधर ले माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह लिख देंगे इसको। तो इस तरह से अपन को इस इक्वेशन को यूज करके और फिर सॉल्व करना है। लॉग ए की वैल्यू नहीं निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है, तो फिर उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखो एक बार रख देते हैं, लॉग ए नोट की वैल्यू कितनी है, 0.10, तो हम लिखेंगे लॉग 0.10 माइनस के टी, के की वैल्यू बोलो 180। ठीक है, टाइम कितना है, सॉरी के की वैल्यू है 0.0051। ठीक है, उनटू टी है 180 अपॉन 2.303, क्लियर है, इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, अब अपन को लॉग 0.10 को की वैल्यू निकाल के इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, देखो यहां सॉल्व कर देते हैं इसको। तो लॉग 0.10 को अपन लिख सकते हैं लॉग 10 × 10⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग
10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, माइनस 0.0051 इंटू 180 अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए। ऐसे लिख देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर -1 माइनस 0.0051 इंटू 180 अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए। अब देखो log 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, -1 log 10 आगे आ जाएगी पावर, तो log 10 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -1 log 10 1 हो जाएगा, फिर -0.0051 इंटू 180 अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए। ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो तो 0.0051 इंटू 180 अपॉन 2.303, तो इसका आंसर जो निकल करके सामने आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका आएगा 0.3986 -1 माइनस 0.3986 इक्वल टू लॉग ए। अब ध्यान से समझने कैसे करूँगा, -1 माइनस 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 प्लस, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.3986 इक्वल टू लॉग ए। क्लियर है? ठीक है, अब लॉग ए, अब इसको अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल से लिखेंगे, लॉग ए ना लिख करके लिखेंगे ए इक्वल टू, और लॉग को इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन लॉग हो जाएगा भैया, हो जाएगा 1 अपॉन लॉग माइनस 1.398। ऐसे लिख सकते हैं नहीं, बोलो लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन लॉग होता है एंटी लॉग, ठीक है ना, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 1.3986। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो पावर में चला जाता है 10 की पावर में। अगर लेकिन नेगेटिव नंबर है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, ठीक है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ए इक्वल टू 0.3986 का एंटीलॉग आपको दिया रहता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो एंटीलॉग 0.3986 की वैल्यू दी हुई होती है, नहीं तो आपको एंटीलॉग की टेबल दी हुई होती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। इतना लंबा नहीं देते तो हिंट ही दे देते हैं, इसलिए 0.3986, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस 0.3986 का एंटीलॉग तो अपन x मान लेते हैं, हमें पता नहीं, इंटू -1 का एंटीलॉग होगा 10 की पावर 2, तो ये होगा आपका आंसर x इंटू 10 की पावर 2, फाइनल आंसर। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। देखो पहले अपन ने ये डाटा लिखा, उसके बाद ये इक्वेशन लिखी, इसको सेट किया, ठीक है, इस स्टेप के बाद ये आएगा, देखो ये आएगा, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4, जिससे पता चलता रहेगा, ठीक है। इसको 5 दे दो, इसको 5, इसको 6 दे दो, और ये फाइनल 7 है, तो आपको पता लग जाए किस तरह को नोट करें, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करें। चलो नोट कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसको और कर लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ पता चलेगा इस क्वेश्चन से आपको। देखो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है एक रिएक्शन में, देखो ध्यान से, देखो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, आंसर नंबर 21, रिएक्शन है N2O5 2 मोल्स गैस के, और बन रहा है 4 मोल्स NO2 गैस के प्लस ऑक्सीजन गैस के, ठीक है। दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, 40 डिग्री पर हो रही है, डाटा बिलो, डाटा दे रखा है, देखो इसका डाटा सिंपल सा है, यहाँ पे N2O5 की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ टाइम मिनट के अंदर, मिनट में दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है भाई कि 0.400 जब है ये इनिशियल हो जाएगी, तो टाइम 0 है, तो ये क्या हो जाएगी, इनिशियल, मतलब A0, समझ गए ना, सॉरी इधर लिखेंगे A0 हो जाएगी ये कंसंट्रेशन।
इसके बाद बाकी की टी टाइम पर दे रखी है 0.289 दे रखी है 20 मिनट पर, ठीक है भाई। 0.209 दे रखी है कितने मिनट पर, देखो 40 मिनट पर। 0.151 दे रखी है ये कितने मिनट पर, 60 मिनट पर। 0.109 दे रखी है 80 मिनट पर, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट इंक्लूडिंग आंसर यूनिट में, ये बताना है, ठीक है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट, N2O5 की कंसंट्रेशन बतानी है आफ्टर 100 मिनट पर, 100 मिनट के बाद बतानी है। 80 मिनट पे तो दे रखी है, 100 मिनट पे हम बता देंगे, ठीक है। और इनिशियल रेट बताना है, पहली चीज़ ये निकालनी है, दूसरी चीज़ ये, और इनिशियल रेट का मतलब स्मॉल r निकालना है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कैसे निकलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन वाली वैल्यू से इनिशियली रेट निकाल लेंगे। चलो तो कैसे सॉल्व करें, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन स्टार्ट करते हैं रेट लॉ से। रेट लॉ लिखेंगे इसका, रेट लॉ होगा रेट स्मॉल r इक्वल टू k और N2O5 की पावर 1 लिखेंगे ना। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे अपन, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर रेट नहीं पता तो रेट कांस्टेंट नहीं पता होगा। हमें कंसंट्रेशन तो पता है N2O5 की टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें क्या नहीं पता, रेट नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है रेट निकालने का, जो हमें दो कंसंट्रेशन, तो टाइम यहाँ पर 20-20 मिनट के अंतराल पे दिया हुआ है, तो जो दो कंसंट्रेशन हमें दी हुई है उससे हम निकाल लेंगे। भाई हमें पता है dC/dt, ये फॉर्मूला आ जाना है, ठीक है। तो C2 - C1/T2 - T1, इस फॉर्मूले को लगा के हम पहले रेट निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो कैसे निकालेंगे, देखो C2 क्या है यहाँ पर, ये वाली C2 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, 0.289 माइनस C1 है 0.400 अपॉन टाइम कितने के, 20 मिनट के अंतराल दिया। तो यहाँ से अपन रेट निकाल लें, कितना आएगा देखो, 0.289 माइनस 0.400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.111 माइनस में अपॉन 20, ठीक है। तो ये रेट आ जाएगा हमारे पास 4 बार डिवाइड होगा, 5 बार डिवाइड होगा। भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाई रेट मॉड में रेट तो पॉजिटिव लेंगे तो 111 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 20, ठीक है। तो रेट आ जाएगा हमारे पास 5, 11 बचा पॉइंट, फिर से 5.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में आंसर है, मिनट में दे रखा है ना मैं टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेट से अपन निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट की, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले रेट कांस्टेंट, फर्स्ट रेट कांस्टेंट की, तो क्या होगा हमारे पास, जो रेट हमने N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन रेट, ठीक है। देखो N2O5 की कंसंट्रेशन कोई से भी ले लो, जैसे अपन ले लेते हैं 0.400, अपॉन रेट जो हमारे पास है वो कितना है, 5.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारा 400 अपॉन 5.5 बचेगा, रिपीट कैंसिल हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 7.9 मिनट, ये हमारे पास क्या आ जाए, इनवर्स 7.9 मिनट इनवर्स, ये आंसर है। अगर आपको N2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है 100 मिनट के बाद, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं 100 मिनट पर। कैसे, देखो भाई आज हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया के, ठीक है। हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखेंगे K इक्वल टू
2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी 100 मिनट रख देंगे, 100 मिनट में निकालनी है ना। कि हमें हमारे पास आई गया, देखो ये आ गया कि हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 2 के कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 से, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना लेना है, 100 मिनट, ठीक है। ए की वैल्यू ए माइनस एक्स। अब 100 मिनट पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो देखो जो कंसंट्रेशन N2O5 की हमें निकालनी है वो ए माइनस एक्स 100 मिनट में निकालनी है, तो ए माइनस एक्स तो फाइंड ही करनी है ना कंसंट्रेशन, और ए हमारे पास दी हुई है कितनी, 0.400। कितनी दी हुई है, 0.400। क्लियर है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे। देखो एक यहाँ पर गड़बड़ हुई है अपन से बहुत बड़ी, वो गड़बड़ ये है कि हमें रेट कांस्टेंट की जो वो निकालनी है। रेट तो हम ऐसे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेट तो सही है, लेकिन रेट कांस्टेंट ऐसे नहीं निकालेंगे। सॉरी, ये गड़बड़ होगी। देखो रेट कांस्टेंट ऐसे निकालेंगे हम, ये जो डेटा हमें दिया हुआ है रेट कांस्टेंट निकालने का डेटा हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब कैसे निकालेंगे, ये टाइम है ना, टाइम टी, ये अपन ले लेते हैं 20, ठीक है, और ए ले लेते हैं अपन कितना, 0.400, और ए माइनस एक्स क्या ले लेंगे अपन, 0. टाइम, ये जो टाइम लिया इसके रेस्पेक्ट में 0.28। इस इक्वेशन से जो के आएगा वो हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। एक्स आएगा, सपोज करो मिनट इनवर्स में एक्स आएगा, ठीक है, ये 2 बना देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से के मिल गया, ठीक है। टाइम 100 यहाँ रख देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थर्ड हमसे निकलवा रहा है इनिशियल रेट, ठीक है। तो इनिशियल रेट हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन के डेटा से हम इनिशियल रेट निकालेंगे, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का डेटा है, ठीक है भाई। कि हमारे पास यहाँ से आ ही जाएगा, इनिशियल रेट यहाँ रखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, देखो N2 0.40, तो थर्ड आ जाएगा रेट इक्वल टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.40 की पावर 1, और के यहाँ पर क्या है जो हमें इक्वेशन 2 से मिलेगा। आर की वैल्यू फिर से बता देता हूँ कि बहुत सिंपल है भाई। ये डाटा हमें दिया, 3 चीज़ें निकालनी, सबसे पहले के, दूसरा N2O5 की कंसंट्रेशन 100 मिनट के बाद, और तीसरा रेट इनिशियल। तो के कैसे निकालेंगे, के निकालने के लिए देखो सबसे पहले अपन को रेट निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। रेट के लिए DC अपॉन DT ले लिया अपन ने, 2 कंसंट्रेशंस ले ली और उनके बीच का टाइम इंटरवल ले लिया, तो रेट निकला है। क्लियर है नहीं, रेट निकला है, ठीक है। अब इक्वेशन, ये तो रेट निकल जाए। अब सबसे पहले क्या निकालना है, के, तो के निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख दी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें क्या किया अपन ने, टाइम जो भी आपको लेना है, जैसे ये लो लो, ये लो लो, जो भी टाइम ले रहे हो वो यहाँ पर रख दो। उस टाइम के रिस्पेक्ट में ए माइनस एक्स रखना है, यानी सिर्फ आफ्टर कंसेंट, फाइनल कंसेंट। अच्छा ये टाइम लेते हो तो आपको ये कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी ए माइनस एक्स, फाइनल है नहीं, ये लेते हो तो ये रखनी पड़ेगी, ये लेते हो तो ये रखनी पड़ेगी। क्लियर है नहीं, कोई से भी ले लेना, आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। टाइम जो भी ले रहे हो वो रख दो, ए माइनस एक्स रख दो, और ए हमेशा क्या रखनी है, 0.400 इनिशियल, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स मिनट इनवर्स, यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें निकालेंगे 100 मिनट के बाद N2O5 की बची हुई कंसंट्रेशन। बची हुई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, ए माइनस एक्स कितने मिनट पर, 100 मिनट पर, तो टी की वैल्यू 100 मिनट आ जाएगी। के हमें मिली गया इक्वेशन 2 से, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर क्या है, इनिशियल 0.40, ए माइनस एक्स 100 मिनट पर निकल आई, ठीक है। 200 किसी भी टाइम पर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर टाइम रखो, ए हमें दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात के आ गया, टाइम हम जो भी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं, 100, 200, 300 जो भी मिनट है वो, और ए हमें पता ही, ए माइनस एक्स निकल जाएगी कि 100 मिनट में कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, ये आ जाएगा। अब इनिशियल रेट क्या है, इनिशियल रेट कैसे लिखेंगे, देखो इनिशियल रेट के लिए अपन को इनिशियल कंसंट्रेशन यूज करनी पड़ेगी और रेट लॉ यूज करना पड़ेगा, रेट इक्वल टू के N2O5। अगर यहाँ आप कंसंट्रेशन इनिशियल रख रहे हो तो ये रेट इनिशियल ही तो होगा, क्लियर। और कोई दूसरा रख रहे हो दूसरा होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.400 यहाँ रखिए, रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास आई गया, इनिशियल रेट आ जाए। यानी इसको अपन को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, के से, जो इक्वेशन 2 से, इसको करना, क्लियर है नहीं। और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, इसके आंसर्स क्या आते हैं मुझे बताना।